हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान के सेकंड प्रश्न पत्र पर हमारा डिस्कशन चल रहा था, जिसमें हम एक नया अध्याय स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने डिस्कशन चालू किया था संघीय कार्यपालिका पर। दोस्तों, संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत हमारा लेक्चर नंबर 19 कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने बात की थी राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कुछ तथ्य थे। दोस्तों, उसको हमने समझने का पूरा प्रयास किया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होता है, राष्ट्रपति किसी के राष्ट्रपति बनने के लिए उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो योग्यता और निर्वाचन पर हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था। और आज के इस सेशन में दोस्तों हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों की। दोस्तों, वैसे तो ये उसी टॉपिक का एक हिस्सा है जो हमने लास्ट सेशन में छोड़ दिया था। क्यों छोड़ इसलिए दिया था दोस्तों, क्योंकि वो सेशन काफी लंबा हो जाता अगर हम शक्तियों को भी कवर करते तो राष्ट्रपति की शक्तियों का जो ये आज का सेशन होने जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है जो अपनी फुल लेंथ में होगा। इसमें हमें बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना इस टॉपिक के अंतर्गत, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों बनते ही बनते हैं। कितने कितने प्रकार की शक्तियां हो सकती है, आज सब पर हम एक समग्र और पूरे विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करें उससे पहले मैं उन सभी दोस्तों को संबोधित करना चाहता हूं जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं, लोधा जी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए और हमारे क्लासेस को पहली बार देख रहे हैं। उनको बताना चाहता हूं कि हम बीए के सभी सब्जेक्टों को प्रत्येक स्टेट की यूनिवर्सिटी के अनुसार, आपके सिलेबस के अनुसार ही सभी विषयों को, सभी सब्जेक्टों को पूरे विस्तार के साथ लेकर आ रहे हैं दोस्तों, जिसके अंतर्गत कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाता है। सभी टॉपिकों को क्रम के अनुसार आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और सभी विषय और सभी टॉपिक, सभी विषय के सभी टॉपिक, चाहे वो टॉपिक छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी टॉपिक होगा दोस्तों, आवश्यक होगा या फिर महत्वपूर्ण हो या ना हो। दरअसल क्या होता है कि हम अपने आप में ही कुछ ऐसा गेस कर लेते हैं कि यार ये टॉपिक तो इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ देते हैं। जबकि दोस्तों उसके पीछे की एक कहानी आप ये नहीं जानते कि जब किसी टॉपिक को आप स्किप करते हैं, कुछ छोड़ते हैं दोस्तों, तो उसकी काफी सारी टर्मिनोलॉजी होती है जो आप स्किप कर देते हैं, और अगले टॉपिक को पढ़ने में जब आपको प्रॉब्लम आती है वो इसी कारण से आती है क्योंकि आपने काफी सारी टर्मिनोलॉजी को पहले छोड़ दिया। तो इसीलिए हम आपको पूरे क्रम के अनुसार आपको सभी विषय प्रोवाइड कर रहे हैं। बीए की सभी क्लासेस, कोई शुल्क नहीं दोस्तों, सभी क्लासेस पूरी तरह से निःशुल्क है और सभी सब्जेक्टों को मैं यहाँ कंप्लीट करवाऊंगा। ऐसा नहीं कि अधूरा बीच में छोड़ दूंगा, बीच में एक भी सब्जेक्ट नहीं छूटेगा दोस्तों। जो भी हमने स्टार्ट करेंगे उसको पूरे एंड तक पहुंचाएंगे। ठीक है, इस सब के अलावा जब आप क्लास तो ले रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन की एक सबसे बड़ी समस्या आज ये बन गई है कि हम ऑनलाइन पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जो डाउट क्रिएट होते हैं, जो डाउट आता है, वो डाउट किससे पूछने जाए, क्योंकि ऑनलाइन में कोई एक टीचर तो आपके पास होता नहीं है। और जबकि मैं हर लेक्चर में आपको एक ही बात बोलता हूं दोस्तों कि चाहे आप पढ़ाई किसी की भी करो, चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो, बीकॉम के हो या एमएससी बीएससी किसी के भी हो दोस्तों, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, कुछ भी, आपको एक टीचर को फॉलो करना कंपलसरी है। एक टीचर को फॉलो करने का फायदा यह होता है कि आप उनके व्यवहार से, उसकी सभी टर्मिनोलॉजियों से परिचित हो जाते हैं और साथ ही साथ में आपको एक मार्गदर्शन भी मिलना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो उन सभी सुविधाओं के साथ ही दोस्तों हम आपको व्हाट्सएप और कॉल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप अपने सभी डाउट को हमारे साथ शेयर कर सके और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगे, अर्थात कि आपकी ऑफलाइन क्लासेस का अभाव जो आपको हुआ है उसकी बिल्कुल भी आपको कमी महसूस ना हो। इसी कारण से दोस्तों हमने यूट्यूब पर पहली बार व्हाट्सएप और कॉल की फैसिलिटी प्रारंभ की है आपके लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ में बढ़ते हैं अपने सेशन में, आज के सेशन में, और स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों व्हाट्सएप नंबर आपको मैं अभी देने वाला हूं। उससे पहले अगर आपको टेलीग्राम पर भी दोस्तों आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपका बेनिफिट ये है, टेलीग्राम से अगर आप जुड़ते हैं तो सभी क्लास नोट्स जिनके माध्यम से मैं आपको यहाँ पढ़ाता हूँ, सभी क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए जाते हैं। जितने भी लेक्चर हम लेते हैं सभी लेक्चरों की लिंक वहां पर अपलोड कर दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो करके हमारे सभी नोट्स का फायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों यकीन मानिए सारे के सारे नोट्स आपके एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और ये टेलीग्राम लिंक है दोस्तों, ये लिंक को आप कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर ग्रुप का नाम है लोधा जी क्लासेस, जो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, और सभी सब्जेक्टों को, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सभी सब्जेक्टों को पूरे विस्तार के साथ में पढ़ाया गया है, उन सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है चैनल पर।
बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वालों के लिए सबके लिए अलग अलग और अलग अलग विषय की सभी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर दी गई है, जिसमें क्रम अनुसार आपको सभी लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। सभी निशुल्क है दोस्तों, कोई पेड नहीं। मैं बार बार निशुल्क निशुल्क वाला शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, और वो इसीलिए कर रहा हूं कहीं आपको ऐसा ना लगे कि सर आप आधा लेक्चर लेंगे और आधे के बाद बोल देंगे अब आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा कोई टर्म यहाँ पर नहीं है। सभी क्लासेस पूरी तरह से निशुल्क प्रोवाइड कर रहा हूं और करता रहूंगा। जब तक यूट्यूब पर हूं, जब तक ऑनलाइन हूं, तब तक मैं आपको टोटल क्लासेस निशुल्क प्रोवाइड करूंगा। और आज ये भी प्रॉमिस करता हूं कि जिस सब्जेक्ट को मैं स्टार्ट करूंगा उस सब्जेक्ट को एंड तक जरूर पहुंचाऊंगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करें दोस्तों। ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं यहाँ से। टेलीग्राम लिंक भी आपको बता दिया मैंने, है ना। व्हाट्सएप नंबर आप लेकर के यहाँ से हमसे व्हाट्सएप पर हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, राष्ट्रपति की शक्ति और राष्ट्रपति के कार्यों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जैसे तो राष्ट्रपति का सामान्य परिचय तो हम लास्ट लेक्चर में ले ही चुके थे, समझ चुके थे कि राष्ट्रपति क्या है, किस प्रकार से उनका निर्वाचन होता है, क्या क्या उनकी योग्यताएं होना चाहिए। सामान्य सी एक कुछ बेसिक सी बातें थी जो हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। अब दोस्तों आज जो हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, तो उनके अंतर्गत दोस्तों शक्तियों के अंतर्गत जरा ध्यान दीजिए कि संविधान के जो अनुच्छेद 53 है, संविधान के अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका जो है, संघ की जो कार्यपालिका है, उस कार्यपालिका की सभी शक्तियां एक ही व्यक्ति में निहित होगी। और वो कौन है दोस्तों? तो वो है राष्ट्रपति। लेकिन ऐसी स्थिति में जब पूरे देश की सभी शक्तियों को राष्ट्रपति में निहित कर देने से एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, एक समस्या उत्पन्न होती है। और वो समस्या उत्पन्न होती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि राष्ट्रपति निरंकुश हो जाए, अपनी शक्तियों का वो अत्यधिक इस्तेमाल और अत्यधिक और निरंकुशता के साथ में इस्तेमाल करने लगे। तो इसी कारण दोस्तों संविधान में एक प्रावधान ये भी कर दिया गया कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका की सभी शक्तियां दी तो जा रही है, लेकिन इन सभी शक्तियों का इस्तेमाल वो मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर करेगा। अर्थात राष्ट्रपति शक्तियों का इस्तेमाल तो करेगा, लेकिन जब मंत्रिमंडल कहेगा तब। ठीक है, तो ये किसमें कहा गया? संविधान के अनुच्छेद 53 में, है ना। अब लेकिन इन सब के अलावा कितने कितने प्रकार की और कौन कौन सी राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती है दोस्तों, थोड़ा सा स्पीड से चलना पड़ेगा, नहीं तो ये लेक्चर भी इस सेशन में भी खत्म नहीं हो पाएगा, काफी लंबा लेक्चर है। ठीक है, तो इनके पास में, राष्ट्रपति के पास में 2 प्रकार की शक्तियों का प्रावधान किया गया है संविधान के अंतर्गत। और वो 2 प्रकार की शक्तियां कैसी, देखिए आप व्यवहारिक रूप से समझिए। राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की 2 प्रकार की शक्तियां हैं, और आप भलीभांति रूप से जानते हैं कि देश के संचालन के लिए, किसी भी देश की शासन व्यवस्था का अगर संचालन करना है तो उसका जो प्रशासनिक तंत्र होता है वो बहुत ही अच्छा होना आवश्यक है ना। जैसा प्रशासनिक तंत्र होगा देश की व्यवस्था वैसे ही संचालित होगी, ये आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है ना। तो जो प्रशासनिक व्यवस्था हमारे देश को चला रही है, जो प्रशासनिक तंत्र हमारे देश को चला रहा है, उस प्रशासनिक तंत्र का प्रमुख व्यक्ति कौन है? तो वो राष्ट्रपति है। और उसी प्रशासनिक तंत्र, जो पूरा प्रशासन, मैंने कल के लेक्चर में बोला था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी दिखे, सरकारी अधिकारी दिखे, सरकार से संबंधित कोई भी व्यक्ति दिखे, तो वो कार्यपालिका का ही अंग होगा। 2 लोगों को छोड़कर, एक नेता और दूसरा दोस्तों न्यायपालिका का कोई भी व्यक्ति। न्यायपालिका अर्थात न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित कोई भी व्यक्ति, जैसे कि जज हो गए, एडवोकेट, वकील हो गए, है ना। इस प्रकार से न्यायालय में सक्रिय कोई भी व्यक्ति, न्यायालय में, है ना, पदस्थ कोई भी व्यक्ति जो होगा, वो उसको छोड़ करके बाकी जितने भी सरकारी अधिकारी होंगे, सरकारी कर्मचारी होंगे, सब के सब कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे। और उन सबका प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है, वो था राष्ट्रपति। तो ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति के पास में इतनी सारी शक्तियां आ गई, तो उन शक्तियों को हमने 2 भागों में बांट दिया। अब भाई पूरी कार्यपालिका का संचालन करने वाला व्यक्ति तो उसके पास में जो शक्तियां हैं, उस शक्तियों को भी अलग अलग स्पष्ट विभाजन करना होगा ना। अगर नहीं किया तो सब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सब मिक्स हो जाएगा। वो मिक्स होने से क्या होगा, एक और समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और वो समस्या ऐसी उत्पन्न हो जाएगी कि कौन सी शक्ति का इस्तेमाल कब करना था और कब कर दिया। जैसे कि प्राचीन समय में, प्राचीन नहीं मतलब आधुनिक इतिहास के अंतर्गत ही प्राचीन समय में हमें देखने को मिला था, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, है ना। आगे उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो उनको हमने, अर्थात राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 समय के अनुसार 2 भागों में तोड़ा है। और 2 भाग ऐसे कि एक तो जो सामान्य समय चल रहा है, नॉर्मल समय जैसा कि आज चल रहा है,
जैसा अभी चल रहा है। अगर हम कोरोना को छोड़ दें, तो कोरोना काल को छोड़ दें, तो अगर आज जो सामान्य समय है हमारा, उस सामान्य समय को, एक तो सामान्य समय में राष्ट्रपति कौन कौन सी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा उस भाग में डाल दिया, और एक है कि आपातकाल के समय में, अर्थात की संकटकालीन जो घड़ियां है, संकटकालीन समय होगा, उस समय में राष्ट्रपति के पास में कौन कौन सी शक्तियां होगी। तो दो भागों में इनको तोड़ा गया। अब इनका डिस्कशन दोस्तों हम दोनों का अलग अलग करेंगे कि सामान्य समय में, सामान्य काल में कौन कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है। उसके अंतर्गत हम 4 प्रकार की शक्तियों पर बात करेंगे, प्रशासनिक शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और वित्तीय शक्तियां। तो ये 4 प्रकार की शक्तियां हैं दोस्तों। इसके अलावा जब हम आपातकाल पर बात करेंगे, आपातकालीन समय पर दोस्तों, तो आपातकालीन समय में भी राष्ट्रपति को 3 विशेष प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत प्रदान की गई है, जो सबके सब आपातकाल से संबंधित है। क्या क्लियर हुआ इतना, है ना? अब इसके बाद में दोस्तों अब हम एक एक करके इनका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में। सामान्य समय में किस प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है, जैसा कि हमने सबसे प्रथम नंबर पर देखा था प्रशासनिक शक्तियां। तो एक एक करके दोस्तों इनका डिस्कशन हम करेंगे। तो प्रशासनिक शक्तियों के अंतर्गत भी 5 से 6 प्रकार की शक्तियां होती है। कौन कौन सी होती है, चलिए डिटेल में हम इनको जरा समझने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रपति का शासन संवैधानिक प्रधान, राष्ट्रपति जो है भारत शासन का संवैधानिक प्रधान है, भली भांति रूप से आप जानते हैं। भारत सरकार के सभी कार्य औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम से ही संचालित किए जाते हैं, ठीक है। और भारत संघ के सभी अधिकारी, भारत संघ के जितने भी अधिकारी होंगे दोस्तों, जितने भी अधिकारी राष्ट्रपति के अधीन ही कार्यरत होंगे, अधीन ही कार्य करेंगे। और राष्ट्रपति की कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियों में जो शक्तियां दी गई है वो कुछ इस प्रकार से है। जरा अब एक एक करके समझने का आप प्रयास करेंगे। सबसे पहली मंत्री परिषद से संबंधित शक्ति दोस्तों, स्लाइड आपके पास रहेगी, आप डाउनलोड कर लेंगे, आपके पास खुद रहेगी। इसको तो आप बाद में पढ़ भी सकते हैं, लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर मेरा इतना बोलने का मतलब सिर्फ एक ही है, एक ही उद्देश्य है कि आप इसका व्यवहारिक पक्ष समझ पाए। थ्योरेटिकल पार्ट तो आप किताबों से पढ़ ही लेते हैं, 10 बार पढ़ते हैं फिर भी समझ नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि जब तक आपको उसका व्यवहारिक पता नहीं होगा, व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप उसको थ्योरेटिकली नहीं समझ पाओगे, है ना। इसलिए मेरा सबसे ज्यादा हर एक लेक्चर में एक ही फोकस होता है कि मैं आपको व्यवहारिक रूप से हर एक टॉपिक पर समझाता चलूं, जिससे कि आप दुनिया की किसी भी किताब के अंदर ये टॉपिक पढ़ोगे तो आपको एक ही बार पढ़ने की जरूरत पड़े, एक के बाद में दूसरी बार आपको उस टॉपिक को खोलने की जरूरत न पड़े, एक ही बार में आपको पूरा समझ आता चले, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रपति के पास 2 प्रकार की शक्तियां होती है। उसके अंतर्गत एक होती है सामान्य काल के हिसाब से और एक होती है दोस्तों आपातकाल के हिसाब से। सामान्य काल की अगर हम बात करें तो उसमें भी 5 से 6 प्रकार की कुछ शक्तियां होती है, जिसमें प्रथम है मंत्री परिषद से संबंधित शक्ति, दूसरी है नियुक्तियों से संबंधित शक्ति। अब मंत्री परिषद की यहाँ बात आ गई है। तो मंत्री परिषद क्या होती है दोस्तों? संसद को हम मंत्री परिषद बेसिकली बोल सकते हैं, है ना। तो संसद जो है, तो संसद से संबंधित राष्ट्रपति को क्या शक्तियां हैं दोस्तों? तो जरा इस पर ध्यान दीजिए। इस स्लाइड पर राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री तो पूरी शासन व्यवस्था का संचालन कर रहा है, ठीक है। तो ये मंत्री परिषद से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास में। हालांकि ये एक अलग बात है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार प्रधानमंत्री को नियुक्त नहीं कर सकता, जो बहुमत दल का नेता होगा उसी को नियुक्त करना पड़ेगा। लेकिन एक नाम मात्र के प्रधान के रूप में जो शक्ति दी गई है प्रशासनिक शक्तियों के अंतर्गत मंत्री परिषद से संबंधित शक्ति दी गई है, वो शक्ति यही है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और शासन के संचालन के लिए नियम बनाएगा, ठीक है। और मंत्रियों के बीच में उनके कार्यों को विभाजन भी करेगा। जब प्रधानमंत्री एक चुनाव जीतकर आते हैं, अपनी सीट संभालते हैं, तो अपने कार्यों को संचालित करने के लिए वो एक मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। कुछ मंत्रियों को निकाल करके कुछ मंत्रिमंडल बनाते हैं, मंत्री परिषद बोलते हैं। वो मंत्री परिषद सारे कार्य करती है। तो दोस्तों उन मंत्रियों को कार्यों का विभाजन कि भाई कौन मंत्री क्या कार्य करेगा, जो अलग अलग विभाग दिए जाते हैं मंत्रियों को, तो वो कार्य कौन करता है? वो राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है ना। हालांकि प्रधानमंत्री के परामर्श से करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति करते हैं। जहां जहां मैं आपसे ये बोलूं कि राष्ट्रपति की शक्ति है, उसके पीछे एक लाइन जरूर चिपका देना कि प्रधानमंत्री के परामर्श से या मंत्रिमंडल के परामर्श से, ठीक है। ये हमेशा चिपका के रखना पीछे। और जहां नहीं चिपकेगी ये चीज मैं आपको स्पष्ट बताऊंगा, है ना, कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो राष्ट्रपति अपनी स्वयं की इच्छा से कर सकता है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नियुक्तियों से संबंधित शक्ति। दोस्तों नियुक्तियों से संबंधित शक्ति तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। आपके जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, इनके जो उनके जो न्यायाधीश है, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति साहब ही करते हैं। केक जिसको हम बोलते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायविद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े पदों पर जो नियुक्तियां होती है, संवैधानिक बड़े बड़े पदों पर जो नियुक्तियां होती है, वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, और ये सबकी सब शक्तियां प्रशासनिक शक्तियों के अंतर्गत आती है। क्लियर हो रहा है ना? चलिए नेक्स्ट उसके बाद में है कुछ आयोगों से संबंधित शक्ति। तो दोस्तों आयोग अब ये क्या होगा, यहाँ कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा शब्द है। आयोग का मतलब ये हुआ कि जब सरकार दोस्तों देखिए कि देश इतना बड़ा है, इतनी सारे नियम रूल्स और इतने सारे जो है कानून है हमारे देश में, इतनी सारी जनता है, जनसंख्या है, मतलब कई प्रकार की विभिन्नता है। तो कोई 10-20 मंत्री लोग तो जो है पूरे देश का संचालन कर नहीं सकते, ठीक है ना? तो हर एक क्षेत्र के लिए अलग अलग कुछ आयोग बना दिए जाते हैं, अलग अलग आयोग होते हैं, और उन आयोगों को बनाने का कार्य, आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति का कार्य भी कौन करेगा? तो वो दोस्तों वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो संविधान राष्ट्रपति को ये अधिकार भी देता है, हमारा संविधान राष्ट्रपति को यह अधिकार भी देता है कि वो विभिन्न आयोगों की स्थापना करे और उनके सदस्यों को नियुक्त भी करे। जैसे संघीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी, ये भी एक आयोग है। उसी प्रकार से अंतरराज्यीय लोक सेवा आयोग, भाषा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, कई प्रकार के आयोग, बहुत सारे आयोग होते हैं दोस्तों। तो सभी आयोगों का की जो स्थापना करते हैं, जो नियुक्ति करते हैं, वो कौन करते हैं? तो वो आपका राष्ट्रपति साहब ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ संघ की इकाइयां हैं, संघ की इकाइयों पर नियंत्रण, तो ये किस प्रकार से रखते हैं? तो राष्ट्रपति को संघ की इकाइयों पर नियंत्रण रखने का कार्य भी सौंपा गया है। राज्य को निर्देश देने और उन पर नियंत्रण रखने का अधिकार, और राज्यों के जो आपसी विवाद होते हैं दोस्तों, राज्यों की जो आपसी विवाद होते हैं उनको निपटाने के लिए अंतरराज्यीय परिषदों का निर्माण भी राष्ट्रपति ही करते हैं। इसीलिए कहा गया संघ की इकाई। तो संघ की इकाई कौन होगी? राज्य होंगे, सिंपल सी बात है। संघ अर्थात केंद्र, और उसकी इकाई अर्थात राज्य, ठीक है ना? तो राज्य की, संघ की जो इकाइयां हैं अर्थात राज्य है, तो राज्य के राज्यों में दो या दो से अधिक राज्यों में अगर आपसी विवाद होगा, आपसी झगड़ा होगा, तो उसको कौन निपटाएगा? तो उनके कार्यपालिका के मालिक ही निपटाएंगे ना, कार्यपालिका के प्रमुख निपटाएंगे, जो है आपके राष्ट्रपति साहब, ठीक है। तो राष्ट्रपति खुद जाकर के तो वो इस प्रकार के जो है कार्य करेंगे नहीं कि खुद जाकर के दोनों आपस के दोनों को मुख्यमंत्री, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया और उनके बीच में बैठ करके उनके विवाद निपटाएंगे। भाई राष्ट्रपति स्वयं तो ऐसा नहीं करेंगे। तो ऐसा करने के लिए एक परिषद का निर्माण किया जाता है, और उस परिषद को बोला जाता है अंतरराज्यीय परिषद। क्या बोला जाता है? अंतरराज्यीय परिषद, ठीक है। तो इस प्रकार की देखिए वो आयोग अलग थे जिनके द्वारा देश का संचालन किया जाना है। अलग अलग प्रकार के कार्यों को करने के लिए अलग अलग आयोगों की स्थापना की जा सकती है। जैसे ऊपर स्लाइड दिख रहा है आपको, जैसे यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो चुका है ना, वित्त आयोग हो गया है आपका, भाषा आयोग, कई प्रकार के ऐसे आयोग होते हैं। उसी प्रकार से दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवादों को निपटाने के लिए दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा अंतरराज्य परिषद का भी निर्माण किया जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, अगर क्लियर हुआ है तो वीडियो को, है ना। चलिए और आगे दोस्तों नेक्स्ट है राष्ट्रपति की विदेशी और कूटनीतिक शक्तियां। इसमें तो आपको ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। भाई राष्ट्रपति है, देश के प्रमुख है, देश के प्रधान है ना। तो विदेशी से संबंधित जितनी भी नीतियां होगी, जितने भी विदेशों से संबंध में जितने भी कार्य होंगे, वो सारे कार्य किसके नाम से होंगे या कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। जितनी भी यात्राएं होती है अधिकतर राष्ट्रपति साहब के द्वारा की जाती है। जितनी भी आपसे संधियां होती है अन्य देशों के बीच में, उन संधियों पर साइन किसका होता है? राष्ट्रपति का ही होता है, ठीक है। तो सभी अंतरराष्ट्रीय संबंधित जितने भी रिलेशन होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा ही मेंटेन किए जाते हैं। स्लाइड आप खुद पढ़ते रहिए थोड़ा सा स्पीड से, और इसका व्यवहारिक पक्ष समझते चलिए। आप स्लाइड को आप खुद पढ़ेंगे, सब समझ आ जाएगा, एकदम सिंपल भाषा में, कोई डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियां। अब दोस्तों इसमें तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जब हमने पहले ही कह दिया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख है, और जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा प्रशासनिक विभाग को हम कार्यपालिका कहते हैं। अब जब वो कार्यपालिका के प्रधान हैं तो सैनिकों का जो सर्वोच्च सेनापति होंगे वो कौन होगा? दोस्तों वो राष्ट्रपति होंगे। तो सेना से संबंधित जितने फैसले करने होंगे सबके सब राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाएंगे।
मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही किए जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा किए जाएंगे, है ना। और जो सेना में उच्च अधिकारी होंगे, सेना में जो उच्च अधिकारी होंगे उनकी नियुक्ति का कार्य, सेना के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति का कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। हालांकि ये एक अलग बात है कि युद्ध और शांति की घोषणा राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वो युद्ध की घोषणा कर सके, ये इसका डिसीजन संसद में ही लिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विधायी शक्तियां। दोस्तों एक हमारा प्रशासनिक शक्ति कंप्लीट हो चुकी है, अब हम बात करेंगे विधायी शक्तियों की। तो विधायी शक्तियों के अंतर्गत अब बात कर रहे हैं हम संसद के विधायी शक्तियों के अंतर्गत। तो विधायी अर्थात की विधायिका से संबंधित, अभी हमने बात की कार्यपालिका से संबंधित कौन कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है, और अब हम बात कर रहे हैं कि विधायिका से संबंधित कौन कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। तो उसके अंतर्गत दोस्तों इसमें भी संविधान के अनुच्छेद 79 में यह प्रावधान किया गया है, 79 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति जो है 79 में कि राष्ट्रपति जो है, जो संघ में एक संसद होगी, संसद दो सदनों से मिलकर बनी होगी, राज्यसभा और लोकसभा से, है ना। तो इसके प्रधान के रूप में भी ये होंगे और अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का होगा। अंतिम निर्णय किस प्रकार से होगा, जरा इस पर अब आप फोकस करेंगे। तो सबसे पहली जो शक्ति है विधायिका से संबंधित वो है दोस्तों संसद के अधिवेशनों से संबंधित। तो संसद में जितने भी अधिवेशन होते हैं, संसद में जितने भी अधिवेशन होते हैं, उन अधिवेशनों को बुलाने का कार्य, अधिवेशनों को बुलाने का कार्य कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा उन अधिवेशनों को स्थगित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है, और साथ ही साथ में लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को दिया गया है। और इन सब में से जो सबसे पृथक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है संयुक्त बैठक। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है उसका कार्य भी, या फिर कहें कि उसका उस सदन का बैठक का जो है बैठक भी कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है संसद में भाषण देना और संदेश भेजना। तो सिंपल सी बात है कि जब राष्ट्रपति हैं, देश के प्रधान हैं, प्रमुख है, तो ये संसद में किसी भी संसद के किसी भी सदन में, जो संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, तो दोनों में से किसी भी सदन में ये भाषण दे सकते हैं और अपना अधिकार प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने अधिकार में संदेश प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है इसी के अंतर्गत विधायी शक्तियों के अंतर्गत ही, विधायिका से संबंधित शक्तियों के अंतर्गत ही शक्ति नंबर 3 में हमने रखा है इसको, सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार। तो अगर आपने संविधान को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा दोस्तों, तो आपको भली भांति रूप से पता होगा कि संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को नियुक्त करते हैं जो विशेष कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, इन सब में कुछ विशेष योग्यता रखते हो। और इसी के अलावा दोस्तों लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन और एक अन्य पूर्वी सीमा से जो है एक सदस्य नियुक्त किया जाता है, जो ये दोनों कार्य भी राष्ट्रपति साहब के द्वारा ही किए जाते हैं, राष्ट्रपति साहब के द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। संसद के देखिए, जब भी कोई कानून बनता है तो एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, या तो राज्यसभा में किया जाएगा या फिर लोकसभा में किया जाएगा। अगर राज्यसभा में किया गया तो पहले राज्यसभा से पास होगा, फिर लोकसभा से पास होगा, और फिर अंतिम में कहा किसके सिग्नेचर होंगे, तो वो राष्ट्रपति के होंगे, है ना। दोनों प्रोसेस सेम ही है। अगर लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया गया तो लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में होगा, और फिर अंतिम लास्ट में राष्ट्रपति के साइन होंगे। तो कोई भी विधेयक हो दोस्तों, वो तभी कानून बनेगा जब राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाएंगे। और ऐसे विधेयकों को राष्ट्रपति साइन करने से मना भी कर सकते हैं, ऐसे विधेयकों पर राष्ट्रपति साइन करने से मना भी कर सकते हैं, सिवाय वित्तीय धन विधेयक को छोड़कर, और जो हमारे बजट का एक विधेयक होता है, बजट होता है, उसको छोड़ करके। अर्थात किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन में ना तो वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, सिवाय धन और वित्तीय बजट विधेयक को छोड़ करके, वित्तीय विधेयक को छोड़ करके, या ना धन विधेयक को छोड़ करके। तो धन विधेयक की लगभग वित्तीय विधेयक भी एक सेम ही होते हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा डिफरेंस होता है। जब हम विधेयक पर बात करेंगे तो हम इसको भी समझेंगे। ठीक है ना। ओके। नेक्स्ट है दोस्तों इसके अलावा है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। दोस्तों राष्ट्रपति की सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति आती है,
राष्ट्रपति की सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस लाने की शक्ति। जो ऑर्डिनेंस लाना, ऑर्डिनेंस क्या होता है, देखिए जब कोई कानून बनता है तो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो वो संसद के द्वारा बनाया जाता है। जो मैंने अभी प्रोसेस बताई है, पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति, या पहले राज्यसभा या फिर उसके बाद लोकसभा फिर राष्ट्रपति, ऐसे एक विधेयक कानून बनता है, ठीक है। लेकिन जब संसद अपने सत्र में ना हो, तो ऐसी स्थिति में वो जब राष्ट्रपति को लगे कि देश के लिए आवश्यक रूप से अभी इमरजेंसी में कानून लाना आवश्यक है, तो इस प्रकार से राष्ट्रपति एक कानून बना करके उसे लागू कर सकता है। उसे बोलेंगे हम ऑर्डिनेंस, या बोलेंगे हम जो है दोस्तों अध्यादेश, ठीक है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो कानून लागू किया जाता है उसे हम बोलते हैं अध्यादेश या ऑर्डिनेंस। लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये होता है कि जब संसद के द्वारा कोई कानून लाया जाता है तो वो अनंत समय तक चलता है, परमानेंटली लागू हो जाता है। लेकिन जब राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी करता है तो उस स्थिति में दोस्तों वो सिर्फ 6 हफ्ता तक ही जीवित रहता है। कौन? अध्यादेश जीवित रहता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो अध्यादेश लाया जाता है राष्ट्रपति साहब के द्वारा वो सिर्फ 6 महीना जीवित रहेगा। अगर उस अध्यादेश पर संसद की बैठक ने स्वीकृति दे दी तो वो तब तक चलता रहेगा जब तक संसद वापस ना ले ले या राष्ट्रपति वापस ना ले ले, ठीक है। और अगर संसद ने उस पर स्वीकृति नहीं दी 6 सप्ताह या 6 हफ्ता के अंतर्गत, तो वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इसके अब आने वाली कुछ सरकारों के द्वारा जो है अब उसका गलत प्रयोग किया जा रहा है, अध्यादेश का काफी अनुचित प्रयोग किया जा रहा है, जिससे सामान्य जनता काफी ज्यादा परेशान होने लगी है। हालांकि इस बात पर डिस्कस हम कभी सामान्य बातचीत में करेंगे दोस्तों, बताऊंगा मैं आपको पूरे, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए आज मेरे पास एक कमेंट आई थी, उस कमेंट में ये था कि कोई एक दोस्त है जिन्होंने संविधान के बारे में बोला कि सर आप संविधान पढ़ा रहे हैं, आपको क्या लगता है। वो बोलते हैं कि मेरे अनुसार तो हमारा संविधान बहुत बेकार है, और कई सारी कुछ उन्होंने बोला है उसके बारे में, जो कि मैं इस शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता संविधान को लेकर के। मेरा मानना दोस्तों ये है कि जब तक आपको किसी भी वस्तु या किसी भी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में पूर्ण ज्ञान ना हो, तब तक आप उसकी आलोचना करने से बचें। मैं आपका एज ए टीचर आपको ये एक सलाह दे रहा हूं, ये समझ लीजिए बस, कि जब तक आपको किसी भी वस्तु के बारे में, जब तक आपको पूरा पता ना हो, 100% जानकारी ना हो, तब तक आप उसकी आलोचना करने से बचें। तारीफ कर सकते हैं, आलोचना करने से आपको बचना होगा। आलोचना दोस्तों, कभी कभी हम अधूरे ज्ञान के कारण उसकी आलोचना कर देते हैं, है ना। क्या होता है कि हर एक वस्तु के बारे में दोस्तों सबके अलग अलग व्यूज होते हैं। मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं, कुछ लोगों को हमारी क्लासेस हो सकता है पसंद ना आए, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है, कुछ लोग हमें ही बस अपना परमानेंट गुरु मान के चल लेते हैं। बहुत सारी चीजें होती है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी चीज की, किसी वस्तु की आलोचना करने से बचे। फिलहाल अगर आलोचना करना ही है दोस्तों, तो आप नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्षों को लेकर चलें, ठीक है। आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए अभी बहुत लंबा सफर बाकी पड़ा हुआ है, आपको बहुत लंबा सफर करना है। तो उसके लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं दोस्तों, आप बीए की तैयारी, बीए पढ़ रहे हो, बहुत बड़ा, बहुत एक महासागर है ये ज्ञान का बीए। तो इसमें अगर आप आलोचनात्मक रूप से किसी वस्तु को पढ़ते हैं, आलोचनात्मक अर्थात सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को लेकर चलते हैं, तो हमारे लिए ज्यादा उचित होगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ दोस्तों वापस शुरू करते हैं। आ जाइए अपनी स्लाइड पर वापस से। इसमें दोस्तों हम बात करेंगे न्यायिक शक्तियों के बारे में। तो राष्ट्रपति को न्यायिक क्षेत्र में कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है। तो न्यायिक क्षेत्र में, जैसा आप सभी को बहुत अच्छे से जानते हैं कि सबको अच्छी तरह से पता है, जो हमारे राष्ट्रपति साहब है वो क्षमादान की शक्ति रखते हैं। क्षमादान अर्थात जब किसी को फांसी की सजा हो जाती है, उम्र कैद की सजा हो जाती है, तो इन सजाओं को कम या क्षमा या माफ कर सकते हैं। राष्ट्रपति को ये विशेष शक्ति है, और ये अपनी स्वयं से करते हैं, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की सलाह पर नहीं करते हैं, ठीक है ना। किसी सजा को माफ करना, ये कार्य राष्ट्रपति अपनी स्वयं की इच्छा से करते हैं। इस बात को आप विशेष याद रखेंगे। इसके अलावा सिर्फ यहाँ पर एक ही कंडीशन है कि उस व्यक्ति को जिसकी सजा को माफ करना है या कम करना है, उस व्यक्ति को सजा सैनिक न्यायालय से ना मिली हो। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि उसको सैनिक न्यायालय से ऐसी सजा ना मिली हो, और जो सजा मिली है व्यक्ति को, वो संघ के द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा मिली हो।
किसके द्वारा? संघ के अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा उसको सजा अगर मिली होगी तो राष्ट्रपति उसको माफ कर सकते हैं। इसी के पीछे लेकिन अब आपके अंदर एक सवाल उठ रहा होगा, सर अगर एक ऐसा कानून जिसका निर्माण किसी राजस्थान सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, एमपी सरकार ने या किसी अन्य स्टेट की सरकार ने उस कानून को बनाया था और उस कानून के तहत उनको किसी व्यक्ति को सजा मिली है, तो क्या अब राष्ट्रपति उसको माफ नहीं कर पाएंगे? तो दोस्तों ऐसी स्थिति में राज्यपाल साहब आपको माफी देंगे। कौन देंगे? राज्यपाल देंगे आपको माफी। ठीक है ना। तो इस प्रकार की ये कुछ पावर होती है राष्ट्रपति साहब के पास में न्यायिक क्षेत्र से संबंधित। और इसके अलावा दोस्तों आपको भली भांति रूप से पता है और अभी जस्ट हम डिस्कस कर भी चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करने का कार्य भी राष्ट्रपति साहब के द्वारा ही किया जाता है। और संवैधानिक प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करना, मतलब राष्ट्रपति अगर चाहे तो जैसे कोई ऐसी स्थिति फंस जाती है, कोई सरकार के द्वारा ऐसा, संसद के द्वारा ऐसा कानून ले आती है जिससे राष्ट्रपति संतुष्ट ना हो और उन्हें ये हो सकता है कि उन्हें किसी परामर्श की आवश्यकता लगे, तो वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांग सकते हैं। हालांकि एक अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने जो परामर्श दिया उसे राष्ट्रपति माने या ना माने वो उनकी इच्छा के ऊपर है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये न्यायिक शक्तियों का पार्ट भी कंप्लीट होता है। इसके बाद में दोस्तों हमारी सामान्य काल की जो शक्तियां थी उसके अंतर्गत लास्ट वाली शक्ति कौन सी? वित्तीय शक्ति। तो वित्तीय शक्ति से संबंधित कौन कौन शक्तियां राष्ट्रपति साहब को दी गई है, प्रदान है? उसमें सामान्य रूप से अगर हम बात करें दोस्तों तो ये आपको पता होगा, राष्ट्रपति के बारे में अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको कोई कंफ्यूजन यहां नहीं होने वाली। राष्ट्रपति के नाम से वित्त मंत्री, कौन? वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करते हैं। जानते हैं इसके बारे में, आप भली भांति रूप से जानते हैं कि जो बजट पेश होता है हर साल हमारा, वो बजट जो होता है दोस्तों पेश, हालांकि पेश कौन करता है? तो वित्त मंत्री करते हैं। जैसे कि अभी हमारे निर्मला सीतारमण जी ने किया था। तो इस प्रकार से जो वित्त मंत्री हमारा बजट पेश करते वित्त मंत्री हैं, लेकिन किसके नाम से करते हैं? तो वो राष्ट्रपति के नाम से वो बजट पेश किया जाता है। और राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी वित्तीय विधेयक या अनुदान लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब बताया था आपको, जब हम विधेयक पर बात कर रहे थे कि कोई भी विधेयक जब लोकसभा में आता है तो लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा से होगा, फिर राष्ट्रपति साइन करेंगे उस पर। और मैंने वहां छुड़वा दिया था कि धन विधेयक या वित्तीय विधेयक को छोड़ करके। तो धन विधेयक और वित्तीय विधेयक में क्या होता है? तो ये कौन से विधेयक है? तो दोस्तों धन विधेयक और वित्तीय विधेयक है ना, इसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति पहले ही ली जाती है। कब? लोकसभा या राज्यसभा में पेश करने से पहले ही राष्ट्रपति की जो है स्वीकृति पहले ही ले ली जाती है। इसीलिए जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है उसके बाद ही वो लोकसभा में पेश किया जाता है और फिर राज्यसभा जैसे पास होगा वो कानून बन जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे तो भारत सरकार की आकस्मिक निधि, जो एक आकस्मिक निधि होती है जो आपातकालीन समय में इस्तेमाल की जाती है, ऐसी निधि से राष्ट्रपति भारत सरकार को खर्च के लिए धन दे सकते हैं और बाद में उसकी संसद से स्वीकृति ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हर 5 वर्ष के बाद में एक वित्तीय आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं। इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना चाहिए कि हर एक वित्तीय आयोग होता है जिसकी नियुक्ति हर 5 साल में राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो ये अब तक का हमारा पार्ट हुआ कंप्लीट। कौन सा? सामान्य काल वाला। और अब जो आगे हम बात करने वाले हैं उस पर बात करेंगे हम आपातकालीन शक्तियों के बारे में। ठीक है। सिर्फ मैं आपसे 10 सेकंड का गैप लेना चाहता हूं, सिर्फ 10 सेकंड का ना। तो पानी वानी पी ले। ओके। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। राष्ट्रपति की जो शक्ति हमने बात की है, किसकी? अभी तक सामान्य काल की। सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पास में कौन कौन सी शक्तियां
होंगी। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे आपातकाल के समय में। 3-4 स्लाइड में हम इसको समझ लेंगे। सिंपल सा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा माफ कीजिए, इंपॉर्टेंट तो बहुत है, सिंपल सा है, ज्यादा आपको कंफ्यूज करने वाला पार्ट नहीं है। आपातकालीन शक्तियों का, अच्छा आपातकाल को समझते हैं आप। जब देश में सामान्य परिस्थितियां ना हो, कुछ ऐसी परिस्थितियों ने जन्म ले लिया हो जो देश को संकट की स्थिति में डाल सके, या फिर कहीं बाहर से भारी आक्रमण हो गया हो, युद्ध की शंकाएं बनी हुई हो, या देश के अंदर विद्रोह हो गया हो, या देश की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन हो गई हो, या हमारे देश के किसी एक राज्य में या एक से ज्यादा राज्यों में कुछ ऐसे कार्य, ऐसे उपद्रवियों के द्वारा ऐसे कार्य किए जा रहे हो जिसके कारण एक राज्य अपने शासन, अपने संविधान के द्वारा दिए गए प्रावधानों का पालन करने में असमर्थ हो रहा हो। तो ये सारी स्थितियां कौन सी होती है? ये सारी स्थितियां होती है आपातकाल की, अर्थात कि एक ऐसा समय जिसमें हम संविधान के प्रावधानों का संचालन नहीं कर पा रहे हैं, संविधान के द्वारा बताए गए रास्ते पर हम नहीं चल पा रहे हैं, तो उस स्थिति को हम बोलेंगे आपातकालीन स्थिति। ठीक है, तो इसी आपातकालीन स्थिति में ही राष्ट्रपति को ऐसी कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई है, उस पर ही हमारी ये 3 स्लाइड के अंतर्गत आपकी कंप्लीट चर्चा हो जाएगी। और इन तीनों स्लाइड में हम 3 अनुच्छेदों की बात करेंगे, जिसके माध्यम से पूरा कंप्लीटली आपातकाल को समझ लेंगे। चलिए, तो 1 सेकेंड के लिए, सिर्फ 10 थोड़ी देर के लिए आप जरा स्लाइड पर आएंगे, जरा देखिए इसको। संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। किसको? संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। 1977 में सत्तारूढ़ जनता पार्टी संविधान के संकटकालीन प्रावधान में ऐसे परिवर्तन के लिए वचनबद्ध थी जिससे वर्तमान या भविष्य के शासक वर्ग द्वारा इन प्रावधानों का दुरुपयोग न किया जा सके, और 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था की गई। और इस संविधान संशोधन के बाद वर्तमान समय में संविधान के संकटकालीन प्रावधानों में कुछ परिवर्तन किए गए, और वो इस प्रकार है, जरा इसको समझिए। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि 1977 से पहले, अर्थात कि 1976 से पहले, माफ करना, 1976 से पहले जब हमारी इंदिरा गांधी सरकार थी, तो इंदिरा गांधी के सरकार के समय में दोस्तों एक आपातकाल लगाया गया था। अगर आपको याद हो तो, अगर आपने पढ़ा होगा तो, आपातकालीन लगाया गया था। जो आपातकाल लगाया गया था वो सिर्फ उसका आधार क्या था आपातकाल लगाने का? दरअसल आपातकाल तब लगाया जाता है, या आपातकाल की घोषणा तब की जाती है जब देश पर किसी संकट का जो है बादल मंडरा रहे हो, या फिर किसी युद्ध की आशंका हो, या कोई भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई हो देश में, तब आपातकाल की घोषणा की जाती है। लेकिन उस समय कुछ परिस्थितियां थी कुछ यूं कि इंदिरा गांधी सरकार दांव पर लग चुकी थी। अर्थात ये मान लीजिए, अगर वो आपातकाल नहीं लगाती देश में, तो वो सरकार, अर्थात इंदिरा गांधी जी को इस्तीफा देना पड़ता, तो उनकी सरकार गिर चुकी थी। तो अपनी सरकार को बचाने के उद्देश्य से उन्होंने क्या किया? आपातकाल लगा दिया देश में। और वो आपातकाल दोस्तों काफी लंबे समय तक चला। आपातकाल काफी लंबे समय तक चला, और वो काफी लंबे समय के कारण ही हमारे देश की जनता, अर्थात नागरिक, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। और इसी चीज का फायदा उठाया भारतीय जनता पार्टी ने। और उस समय जनता पार्टी के जो प्रमुख थे वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया, और उन्होंने चुनाव से पहले घोषणा की। किसने? जनता पार्टी ने घोषणा की थी। उन्होंने घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इस आपातकाल के इस प्रावधान में विशेष परिवर्तन करेंगे। ठीक है, एक आपके बेसिक नॉलेज के लिए मैं इतना और आपको बता दूं दोस्तों कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जो इंदिरा गांधी सरकार के तहत ही संशोधन हुआ था, इसमें दोस्तों इतने ज्यादा संशोधन किए गए थे कि कहते हैं उस समय कि एक मिनी संविधान बन गया था उन संशोधनों का ही। जो हमारा संविधान था वो तो ठीक है, उसके अलावा एक मिनी संविधान बन गया था उन संशोधनों का मात्र। इतने ज्यादा संशोधन किए थे, जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उनको भी काफी सारे प्रावधानों को रद्द किया गया था जनता पार्टी सरकार के द्वारा। तो हुआ कुछ दोस्तों यूं कि 1976 के बाद में 1977 में जब बीजेपी आती है, अर्थात भारतीय जनता पार्टी आती है शासन में, सत्तारूढ़ होती है, तो उन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया। 44वां संविधान संशोधन करके और उन सभी प्रावधानों को हटाया जो अनुचित थे,
जो जनता को परेशान करने वाले थे, जनता के मौलिक अधिकारों को छीनने वाले थे, उन सभी प्रावधानों को पूरी तरह से निरस्त कर दिया, हटा दिया। और इसके अलावा संकटकालीन अर्थात आपातकाल लागू करने की स्थिति में भी एक परिवर्तन किया। और वो परिवर्तन क्या किया मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन छोटा सा यहां पर ही बता देता हूं कि पहले प्रावधान किया गया था 352वें अनुच्छेद में, आर्टिकल 352वें आर्टिकल में ये प्रावधान था कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं जब देश पर युद्ध या भारी आक्रमण की स्थिति के साथ ही साथ में आंतरिक अशांति की स्थिति हो। कौन सी? आंतरिक अशांति, अर्थात देश में अशांति। लेकिन उस अशांति को स्पष्ट नहीं किया गया था कि अशांति किस प्रकार की। तो उसी चीज का फायदा उठा करके इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल की घोषणा की थी। तो जब बीजेपी आती है, भारतीय जनता पार्टी आती है, तो उन्होंने इस आंतरिक अशांति शब्द को बदल करके इसको कर दिया सशस्त्र विद्रोह। क्या? सशस्त्र विद्रोह। तो अब क्या हो चुका है दोस्तों कि या तो युद्ध की स्थिति, या बाहर से कोई आक्रमण हो गया हो, या फिर देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हुआ हो, तो ही अब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है ना? चलिए, अब जो 3 अनुच्छेद हैं, तीनों अनुच्छेदों को हम एक एक करके बारीकी से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 352 की, आर्टिकल 352 की, है ना। इसके अंतर्गत दोस्तों 3 चीज दी गई है, 3 आधार इसमें दिए गए हैं जिसके आधार पर राष्ट्रपति साहब आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो जो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि सशस्त्र विद्रोह, जो ये सशस्त्र विद्रोह वाला शब्द है, ये 44वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया था। उससे पहले अर्थात इस सन बताता हूं मैं आपको, 1978 में ये सशस्त्र विद्रोह वाला शब्द जोड़ा गया। उससे पहले आंतरिक अशांति थी इस शब्द के स्थान पर। ठीक है ना। चलिए, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या विशेषता है, देखिए मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति को अगर ऐसा अनुभव होता है कि देश पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हो, बाहरी आक्रमण की आशंका हो, या आंतरिक अशांति, दोस्तों इस आंतरिक अशांति को बाद में हटा दिया गया, इसको हटा करके और सैनिक विद्रोह, माफ कीजिएगा, सशस्त्र विद्रोह वाला शब्द इस्तेमाल किया गया। तो ये मूल संविधान में ये व्यवस्था थी। मूल संविधान में ये व्यवस्था थी कि आंतरिक अशांति, युद्ध और बाहरी आक्रमण, ये 3 विशेषता, इसके आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते थे। लेकिन इसको बाद में बदल दिया गया। वो बदलने के बाद में इसको जो है सशस्त्र विद्रोह का नाम दे दिया गया। सशस्त्र विद्रोह शब्द यहाँ पर जोड़ दिया गया। इसके बाद ही राष्ट्रपति अब जो है इसकी घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको इसी में अंतर्गत मिल जाएगा पढ़ने के लिए। जो मैंने आपको अभी व्यवहारिक रूप समझाया बस वही चैप्टर है, इसको आप खुद पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों आर्टिकल 356। आर्टिकल 356, इसको एक ही क्रम में आप याद रखेंगे। आपातकाल में जो आर्टिकल है जो राष्ट्रपति को शक्ति देते हैं वो है 352 और आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। ठीक है, आर्टिकल 352 क्या बताता है, युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, और आर्टिकल 356 क्या बताता है दोस्तों, तो आर्टिकल 356 आपको बताएगा राज्यों में किस प्रकार से राष्ट्रपति शासन लागू होगा। और आर्टिकल 360 बताएगा वित्तीय संकट के बारे में, है ना। चलिए, तो आप ये 2 अनुच्छेद और समझ लेंगे तो आपका कंसेप्ट पूरा ही क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद। देखिए, संविधान के द्वारा संघीय सरकार को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया था, संघ सरकार को अर्थात केंद्र सरकार को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार संचालित की जाए। मतलब कि केंद्र सरकार को ये अधिकार दिया, या कहें कि एक ऐसा उत्तरदायित्व दिया गया कि वो ध्यान रखे कि पूरे देश में जितने भी राज्य है, हर एक राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों का पालन करते हुए चले। क्यों? क्योंकि संविधान हमारा एक ही है, किसी राज्य के पास में कोई अलग से संविधान नहीं है। तो प्रत्येक राज्य को केंद्र का जो संविधान है हमारा, उस संविधान का ही पालन करना है ना। तो और इस पर ध्यान कौन रखेगी, तो केंद्र सरकार रखेगी। और अगर
कोई राज्य इन उपबंधों से भटकता है, अगर कोई राज्य इन संविधान के उपबंधों का पालन करने में असमर्थ है या नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति साहब अनुच्छेद 356 को लगा करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। और राष्ट्रपति शासन जब लगता है दोस्तों, तो अब राज्य की जो सरकार होती है वो सरकार जो है दोस्तों हट जाती है, वो खत्म हो जाती है, उस राज्य पर पूरी तरह से अधिकार हो जाता है राष्ट्रपति का, अर्थात की केंद्रीय संसद का, है ना। अब वो केंद्र की संसद के अनुसार उस राज्य की सरकार संचालित होगी। बस इतनी सी बात इसमें समझ लायक है। और इसके बाद में अब बात करें वित्तीय संकट की दोस्तों, तो वित्तीय संकट वाला भी एकदम कंसेप्ट क्लियर है। जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जैसे कि अभी कोरोना काल निकल के गया है, कोरोना काल निकला है, अब ऐसी स्थिति में जब हमारी सभी फैक्ट्रियां, उद्योग धंधे टोटल बंद, सब कुछ पूरे काम धंधे जितने भी थे सब कुछ खत्म हो गए, सब बंद हो गए, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से माइनस में चली गई, नेगेटिव हो गई, ठीक है। अगर ये स्थिति कंटिन्यूअसली बनी रहे, काफी लंबे समय तक बनी रहे, और देश की अर्थव्यवस्था ऊपर उठने से स्पष्ट मना कर दे कि नहीं मुझे नहीं उठना, तो लंबे समय तक सोना है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति साहब पूरे देश में या किसी राज्य में अनुच्छेद 360 का इस्तेमाल करते हुए उस क्षेत्र में या उस राज्य में या पूरे देश में वित्तीय संकट के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और इस घोषणा के तहत क्या होता है दोस्तों कि राज्य और केंद्रों के बीच में जो पैसे का, जो धन का बंटवारा होता है, उसमें राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार उसमें चेंजेस कर सकते हैं। कुछ सरकारी बड़े जो अधिकारी होते हैं उनकी सैलरी रोक ली जा सकती है ना। कई सारे परिवर्तन उसमें किए जा सकते हैं। देश में जो भी सरकारी योजनाएं चल रही है जिस पर काफी सारा धन खर्च हो रहा है, उनको भी रद्द किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जहां जहां से धन बचाया जा सकता है, वो इस अनुच्छेद के द्वारा आपातकाल लगाने पर वहां से धन को सेव किया जा सकता है, उस धन को बचाया जा सकता है। लेकिन एक बात इसमें छोड़ दी गई है कि जो करेगा उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अर्थात ये कि जो संसद में बैठे हुए हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इन सब की सैलरी को तो रोका जा सकता है या एक विशेष कटौती की जा सकती है, लेकिन संसद में जो नेता बैठे हुए हैं, जो 2-2, 3-3 लाख रुपए सैलरी पाते हैं, जो कई प्रकार के भत्ते वगैरह पाते हैं, उनका 1 रुपया भी नहीं कटेगा, है ना। उनको पूरा पैसा मिलेगा, क्योंकि आपातकाल उनके ऊपर लागू नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा गरीब तो वही लोग हैं बेचारे। चलो छोड़िए। तो जितना मैंने आपको बताया दोस्तों, यहाँ पर वित्तीय संकट के बारे में टोटल बातें स्लाइड में वही लिखी गई है, अलग से कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है कंसेप्ट भी आपका। चलिए, तो इसी के साथ में दोस्तों अब हमारे राष्ट्रपति वाला कंसेप्ट टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे अब हमारा डिस्कस होगा नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के बारे में। जिस प्रकार से हमने कार्यपालिका के बारे में पढ़ा, कार्यपालिका प्रधान के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार से दोस्तों अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप होगी हमारी प्रधानमंत्री वाली। क्योंकि आपने देखा होगा कि बार बार राष्ट्रपति के पूरे इस लेक्चर में बार बार प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का शब्द रिपीट हुआ है, ठीक है ना। तो अब इस रिपीटेशन को समझना भी आवश्यक है। तो उसी लिए दोस्तों अब हम प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को समझेंगे, और जब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को पढ़ेंगे तो उसकी हेल्प कौन करेगा, उसको सपोर्ट कौन करेगा, उसके रिपीटेशन बार बार होगा, और फिर हम उसी कंसेप्ट को पकड़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर उस पर आ जाएगा। इस प्रकार से हम क्रम को लेकर चल रहे हैं पॉलिटी के अंदर, जिससे आपकी कोई लिंक ना टूटे, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार रहें, रेडी रहे। कल आपको इस पर भी लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सभी लिंक, मोबाइल नंबर, टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम का ग्रुप का नाम, A to Z जितना भी जो कुछ भी आपको चाहिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, आपको सब कुछ मिलेगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी या कुछ भी, सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। बस आपको जाइए और डायरेक्ट ले जाना, बिना प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में जाए। अगर आपको नंबर वगैरह चाहिए, नंबर आप यहाँ से भी ले सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपके लिए दे दी गई है, प्रोवाइड कर दी गई है, ये आ रही है लिंक ऊपर उठकर, इसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर तो डायरेक्ट जाकर आप ग्रुप का नाम टाइप कीजिए, आपको ग्रुप ही मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप हमारे साथ में टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं सभी नोट्स को डाउनलोड करने के लिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। बोलना तो और भी कुछ चाहता था, लेकिन अब टाइम हो रहा है, क्लास काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, ठीक है।